जनरल असेंबली के क्या है, वो मेंबर्स हैं। इसमें सिंपल मेजॉरिटी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दोनों में ही वर्क करता है, वो डिस्कस करते हैं। इसको हम डेलिब्रेटिव बोल सकते हैं, डेलिब्रेटिव आपके ऑर्गन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी डिस्कशंस होते हैं, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज आती है, ईयर में एक बार क्या होता है यहाँ पे इनकी असेंबली जो है एक बार मीटिंग करती है, एनुअली मीटिंग करती है। नॉर्मली ये सितंबर में जो है ये मीटिंग करते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स इमरजेंसी सेशंस भी बुलाए जाते हैं, हो सकता है वर्ल्ड वाइड कोई कुछ इमरजेंसी आ जाए तो इमरजेंसी असेंबली भी बुलाई जाती है, वहां पे ये डिस्कशंस वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। और क्या है जनरल असेंबली में, जनरल असेंबली में देखिए आपका 1 वोट, हर एक कंट्री के पास कितना क्या क्या वोट होते हैं, 1 वोट होता है, ठीक है। सब वोट करते हैं, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो उसमें मेजॉरिटी में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत होती है, मतलब 2/3 मेजॉरिटी की उसमें जरूरत होती है, ठीक है। और नहीं तो सिंपल मेजॉरिटी में कुछ ऐसे भी आपके डिसीजंस हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से भी लिए जाते हैं। तो एट प्रेजेंट जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है, डू यू नो? यस, एट प्रेजेंट जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है वो अब्दुल्ला नासिर है। कंफ्यूज मत होना कि सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट में, कि जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल में जो सबसे मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो बोली जाती है उसको, वो यूएन की है, सिक्योरिटी काउंसिल की। जनरल असेंबली इज लाइक ओके, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो कौन करती है, जनरल असेंबली करती है, ठीक है। ये जितने भी आपके बुक में ब्लू बॉक्सेस गिवन है ना, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। अब इनको रिपोर्ट कौन कौन करता है, क्या इनके अंदर क्या क्या वर्क आता है, ये जो व्हाइट बॉक्सेस हैं ये अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। टोटल मेंबर्स, सिक्योरिटी काउंसिल को इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 15 मेंबर्स है। जनरल असेंबली क्या करती है, सॉरी 15 मेंबर्स है, 5 आपकी कौन सी है, 5 आपकी परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वेटो पावर्स होती है। वेटो पावर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे वेटो पावर क्या है। वेटो पावर इज लाइक, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर डिसीजन लिया है तो उस पर्टिकुलर कंट्री को, अगर सपोज सिक्योरिटी काउंसिल ने एक 10 परमानेंट मेंबर्स या जनरल असेंबली ने कोई एक डिसीजन ले लिया फॉर एग्जांपल, तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल की एक कोई भी एक वीटो पावर को अगर वो डिसीजन सही नहीं लगा तो उसके पास ये पावर है कि वो डिसीजन को क्या कर सके, वो रिमूव कर सके, जो भी रेजोल्यूशन है उसको हटा सके, ठीक है। So next is like 10 elected by the General Assembly for 2 years tenure के लिए, 2 years tenures के लिए जो है, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और डिसीजंस बाइंडिंग ऑन ऑल यूएन मेंबर्स, डिसीजंस जो है जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं उन पे बाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड this economic and social council, this organ of the United Nations is responsible for promoting higher standards of living, like फुल एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस हो, ये सब के प्रमोशन में ये क्या करती है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्क करती है। मेंबर स्टेट्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली क्या करती है, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं आपके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, वो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। टेन्योर कितना है इनका, 3 इयर्स का टेन्योर है, ठीक है। हर एक ऑर्गन का अलग अलग है टेन्योर। तो इकोनॉमिक इकोसॉक जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो टेन्योर है 3 इयर्स का है। टोटल सीट्स कितनी है इसमें, 54 सीट्स हैं आपकी। एंड जियोग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे साउथ एशिया हो गया आपका, वेस्ट एशिया हो गया, ठीक है, ऐसे जियोग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि आपकी ओशियानिया की कंट्रीज हो गई,
या फिर आपके वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, तो जियोग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटली प्रेसिडेंट कौन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के? मुनीर अकरम। प्रेजेंटली कौन है? मुनीर अकरम जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। हाँ, जनरल असेंबली का टेन्योर, जनरल असेंबली का टेन्योर कैसे होगा? प्रेसिडेंट का टेन्योर 1 ईयर का होता है, 1 ईयर का टेन्योर होता है जनरल असेंबली में। मुनीर अकरम, मुनीर अकरम, ठीक है। एक 3 इयर्स का टेन्योर है। यस, हाँ, प्रेसिडेंट का भी 3 ईयर का टेन्योर है। बेस्ड ऑन ज्योग्राफी फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म्स, इसका मतलब होता है कि जितने भी 54 सीट्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी 3 साल में सबका क्या है री इलेक्शन होगा और वो अपॉइंट होंगे। मतलब कुछ कुछ मेंबर्स जो है वो क्या है हर 3 साल में, वो जैसे राज्यसभा की सीट्स होती है ना कि हर 2 साल में उनका क्या होता है, क्या बोलते हैं, हर 2 साल में वो चेंज होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के भी जो मेंबर्स हैं हर 3 इयर्स में, सारे के सारे मेंबर्स साथ में नहीं होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उन हर एक का टेन्योर मैं आपको बता रही हूँ कितने इयर्स का है, 3 इयर्स का टेन्योर है। ठीक है। एंड आपको एक बात और बतानी थी, जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एनुअल जो मीटिंग होती है कब होती है? जुलाई में मीटिंग होती है, या तो न्यूयॉर्क में होती है या जिनेवा में होती है। ठीक है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में भी हो सकती है या फिर न्यूयॉर्क में। ये दो कंट्री, ये दो सिटीज है जहां पे क्या होती है आपके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एनुअल मीट होती है। इकोसॉक्स फंक्शंस इंक्लूड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एडवाइजिंग मेंबर नेशंस एंड मेकिंग रिकमेंडेशन। ये इनके इसका जो है मेन फंक्शन है इकोसॉक का। ठीक है। जनरल असेंबली में एक बात और ध्यान रख लीजिए, असेंबली में मेक रिकमेंडेशन ऑन एनी मैटर्स विद इन द स्कोप ऑफ द यूएन चार्टर। रिकमेंडेशन कर सकती है, बट वो जो रिकमेंडेशंस हैं या फिर कोई भी अगर दे रही हो वो बाइंड नहीं होते हैं। बाइंड कौन कर सकता है? आपका सिक्योरिटी काउंसिल बाइंड कर सकता है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सीट कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेग में है। नीदरलैंड की एक सिटी है हेग, HAGUE, हेग लिखा हुआ है। हेग में इसकी क्या है? इसकी इसका हेडक्वार्टर है या फिर बोल सकते हो सीट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस। 15 जजेस होते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 9 इयर्स। 9 इयर्स का टेन्योर होता है 15 जजेस का। ठीक है। 5 जजेस रिटायर एवरी 3 इयर्स। इसमें से 5 जज जो है 3 इयर्स में क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब एक परमानेंट बॉडी ही है, कोई ना कोई जज तो हमेशा यहाँ पे रहता ही है। तो 5 जज रिटायर एवरी 3 इयर्स। द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट डू नॉट प्रेजेंट देयर गवर्नमेंट बट एन इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि अलग अलग कंट्रीज से 15 जजेस जो होंगे अलग अलग कंट्रीज से ही होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक ही कंट्री से 2 जजेस हो रहे हैं। ठीक है, हर एक जज अपनी गवर्नमेंट को क्या है वो प्रेजेंट नहीं करेंगे, बट वो क्या है इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रेट है। वो मतलब कि फ्लेक्सिबली सोच सकते हैं, रिजिड नहीं है कि ये हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है तो हम इन्हीं को प्रेजेंट करें। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो है यूएन सेक्रेटरीट, इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल कौन है राधेश्याम? अभी बताया था, किब्रिया, एंटोनियो ग्यूट्रेस।
ठीक है, कहाँ से है वो? पोर्टुगल से है। सो यूएन सेक्रेटरीट को हेड कौन करते हैं? सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं। इनको असिस्ट करते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल एंड अ स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स वर्ल्ड वाइड। जितने भी सिविल सर्वेंट्स है वर्ल्ड वाइड में, जितने भी हाई लेवल के सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अगर आपने अपनी कंट्री में कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है, गवर्नमेंट काफी खुश है, आप फॉर सपोज आप आईएएस या सिविल सर्वेंट बन जाते हो, तो आप यहाँ पे यूएन सेक्रेटरीट में क्या कर सकते हो? मतलब यूएन सेक्रेटरीट में आप जा सकते हो। तो ये अपॉइंट भी कौन करते हैं? सेक्रेटरी जनरल ही इसको इलेक्ट करते हैं, वही देखते हैं कि अपॉइंट करते हैं जितने भी सिविल सर्वेंट्स है, और इनकी हेल्प से क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड ये वर्क करते हैं। सो इट प्रोवाइड स्टडीज, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, स्टडीज हैं, जितने भी यूएन बॉडीज या जितने भी मीटिंग्स होती हैं, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? वो कौन प्रोवाइड करवाता है? उसको छोड़ के सर सब है उससे छोड़ के और जितने भी यूएन में यूएन बॉडीज है, यूएन ऑर्गन्स है, उनकी मीटिंग्स होंगी। अगर किसी पर्टिकुलर टास्क पे उनको वर्क करना है तो उसकी स्टडीज हो गई, उसके लिए इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? ये यूएन सेक्रेटरीट का वर्क होता है। ठीक है, उनकी हेल्प से, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल की हेल्प से, या और जितने भी स्टाफ सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी हेल्प से वो स्टडी करते हैं और उनकी मीटिंग्स वगैरह हेल्ड होती है कि क्या थीम होगा, क्या पर्पस है किसी भी पर्टिकुलर मीटिंग का, ये सारी चीजें, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी यूएन सेक्रेटरीट में, जो ये सेक्रेटरी जनरल है, डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है, सिविल सर्वेंट्स हैं, ये वर्क करते हैं। ठीक है, सो द सेक्रेटरी जनरल एक्ट एज द spokesperson and leader of the UN. The position is defined in the UN Charter as the organization's chief administration ऑफिस। ये जो सेक्रेटरी जनरल है, अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर, इनकी जो पोजीशन है वो क्या है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की है। ठीक है, और वन मोर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट अंडर दिस सेक्रेटरेट, जितने भी टास्क जनरल असेंबली देती है या फिर इकोसॉक देती है, लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या फिर आप सिक्योरिटी काउंसिल बोल दीजिए, या फिर यूएन ऑर्गन्स जो यूनाइटेड नेशन ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, इनके अंडर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग वर्क करते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उनके थ्रू कोई टास्क मिलता है तो वो टास्क भी कौन करता है? सेक्रेटरीट करता है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए जो सेक्रेटरी जनरल है उसकी जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बोल सकते हो यूएन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो पावरफुल अथॉरिटी जो है, किसके पास है? वो सेक्रेटरी जनरल के पास में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। नाउ ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में अच्छे से समझना, 1945 में स्टैब्लिश हुआ था बाय द यूएन चार्टर। ठीक है, एट प्रेजेंट कोई भी ट्रस्टीशिप काउंसिल नहीं है। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल होती क्या है? एज यू ऑल नो, एट द by the end of the Second World War, there were so many Asian and especially so many Asian and African countries जो colonized थी, जहाँ पे colonies established थी। तो जो यूएन था, यूनाइटेड नेशन था, उन्होंने जब स्टडी की, ये चीज ऑब्जर्व की कि जो वॉर्स हो रहे हैं उसका मेन कॉज क्या है? वन ऑफ द मेन कॉज है आपका कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जितने भी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम कॉलोनीज को रिमूव कर सकते हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट बन सकती है वो जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, कोई भी कंट्री कॉलोनाइज्ड नहीं होनी चाहिए। बट एट दैट टाइम सम कंट्रीज वर देयर जो इंडिपेंडेंटली, इकोनॉमिकली बहुत वीक थी, ठीक है, एजुकेटेड नहीं थी, लिटरेट नहीं थी, अपनी कंट्री को क्या है वो अच्छे से संभाल नहीं सकती थी। तो उस टाइम पे क्या है, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बना। ठीक है, और इनके अंडर जो है 11 ट्रस्ट टेरिटरीज बनी थी। ठीक है, 11 ट्रस्ट टेरिटरीज बनी थी, और उन्हें कौन देखता था? दैट हैड बीन प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स। 7 मेंबर स्टेट्स थे, वो उनको
ऑब्जर्व करते थे, उनको एडमिनिस्टर करते थे। फॉर एग्जाम्पल 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है, बट उससे पहले तो इंडिया क्या था, लाइक ट्रस्टशिप का मतलब आप बोल सकते हो ना, कॉलोनाइज था, ब्रिटिशर्स के अंडर था। तो उस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया अभी तक कॉलोनाइज रहता, ठीक है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर रहता, तो ये क्या बोलता ट्रस्टीशिप काउंसिल कि आप यहाँ पे जो भी ब्रिटिशर्स इनको क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स उनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो ये 7 मेंबर स्टेट में ये आ जाएगा। ब्रिटिशर फ्रांस कर रहा था, किस कुछ कंट्रीज को आप बोल सकते हो कि यूरोपियन कंट्रीज जो है स्पेशली कॉलोनाइज करी हुई थी। तो ब्रिटिशर्स का वो ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर्स आएंगे, उनका वर्क देखेंगे कि वो यहाँ पे इंडिया में अच्छे से वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और वो रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो ये थी ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो कुछ कंट्रीज ऐसी थी बाय द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, कि उनको लग रहा था कि ये इंडिपेंडेंट भी नहीं बन सकती है, बट ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन वर्क था कि आप क्या करवाएं, ऐसी कंट्रीज को इंडिपेंडेंट करवाएं, ठीक है, डीकॉलोनाइज करें, इंडिपेंडेंट बनाएं, ठीक है, और उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने में, एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करने में इनकी हेल्प करें, ठीक है। 1994 तक ये काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल ने बहुत अच्छे से वर्क किया। अपना जो भी इनका मेन पर्पस था, जो भी वर्क था, जो भी असाइंड वर्क थे, वो सारे के सारे वर्क उन्होंने बहुत अच्छे से किया। 1994 का जो एक नवंबर 1994 में ये ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंड हो गई थी, उसके बाद से इनइफेक्टिव है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर आती नहीं है। सारी कंट्रीज जो जितनी भी थी ना, वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। तो जो मेन लास्ट थी वो कौन सी कंट्री थी आपके, पलाऊ, एक आइलैंड कंट्री है ओशियाना में, ठीक है, पलाऊ, वो लास्ट कंट्री थी जो इंडिपेंडेंट हो गई थी 1994 में। और उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इनएफेक्टिव है, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन द यूएन, तो 6 ही लिखना है आपको, ठीक है, गॉट इट। अब नाउ, अब ये जो व्हाइट आपके जो बॉक्सेस हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एरोज बने हुए हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ये रिपोर्ट किसको कर रहे हैं, या फिर इनको वर्क असाइन कौन कर रहा है। अब देख लीजिए सब्सिडरी बॉडीज, सब्सिडरी बॉडीज मतलब लेस इंपॉर्टेंट बॉडीज हो गया, ठीक है। फर्स्ट है सब्सिडरी बॉडीज में मिलिट्री स्टाफ कमिटी, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स, पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ये जितनी भी बॉडीज हैं, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किसको रिपोर्ट करती है अपना वर्क, सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करती है। नेक्स्ट है आपका रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट्स टू बोथ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। एरो देख रहे हो, सिक्योरिटी काउंसिल पे भी है और जनरल असेंबली पे भी है, तो अपना वर्क दोनों को क्या करती है, रिपोर्ट करती है, दोनों ही अपने टास्क इनको दे सकते हैं। फिर देखिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये किन्हें रिपोर्ट करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये जनरल असेंबली को अपना वर्क रिपोर्ट करते हैं। प्रोग्राम्स एंड फंड्स, जैसे कोई भी प्रोग्राम हो गया, बजट रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, वो सब कहाँ डिस्कस हो रहा है, जनरल असेंबली में डिस्कस हो रहा है। तो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, चिल्ड्रंस फंड, पॉपुलेशन फंड, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजी इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम्स। ये जितने भी प्रोग्राम्स है, बजटरी प्रोग्राम्स है, या जो भी फंड्स लिए गए हैं, इसके लिए एक्शंस लिए गए हैं, अगर उनको कोई टास्क दिया गया है तो वो किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जनरल असेंबली को रिपोर्ट कर रहे हैं। और इनको अगर जैसे ये फंड है, कोई भी चिल्ड्रंस फंड है, ठीक है, उनको फंड कलेक्ट करना है वर्ल्ड वाइड, तो ये टास्क जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये टास्क देती है ना, तो ये टास्क कौन देगा, जनरल असेंबली देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्सिडरी बॉडीज में कमिटीज एंड एड हॉक कमिटीज। एड हॉक कमिटीज का मतलब जब किसी कोई पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर फील्ड में जो बहुत सुपरवाइज्ड होते हैं, ठीक है, उनकी कभी जरूरत पड़ती है तो एक उनकी टीम बनाई जाती है, कमिटी बनाई जाती है ना, उनको हम बोलते हैं एड हॉक। तो
अगर कोई कमिटी बनाई गई है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो एट दैट टाइम जो वर्क है वो इनको दिया जाता है, तो वो किससे रिपोर्ट करेंगे? वो जनरल असेंबली को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जनरल असेंबली को रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में फंक्शनल कमीशन हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सारे के सारे वर्क, सोशल हो गया, ठीक है, आपका इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, जितने भी वर्क है, किसे रिपोर्ट किया जाता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, इकोसॉक को रिपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रीजनल कमीशंस, इकोनॉमिक कमीशंस फॉर अफ्रीका। एक रीजनल कमीशंस बनाया जाते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि उस पर्टिकुलर रीजन में ही हमें वर्क करना है। ठीक है, तो इस टाइम पे भी अगर कोई रीजनल कमीशन बन रही है, ठीक है, तो वो भी किसे रिपोर्ट करेंगे? इकोसॉक को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को ही रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसकी बात करेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो किसी के, जैसे यूएन के अंडर नहीं आती है, बट उससे काफी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं आती है, बट काफी इन्फ्लुएंस है, साथ में मिलके दोनों कॉपरेट करते हैं और साथ में वर्क करते हैं। अदर एंटिटीज में देखिए, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूएन यूनिवर्सिटी, जॉइंट प्रोग्राम्स ऑन HIV एड्स। तो ये वाली जो ये एंटिटीज हैं किसे रिपोर्ट करेंगी? जनरल असेंबली को। वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड की बहुत मेजर प्रॉब्लम है ना, HIV एड्स हो गया या फिर ह्यूमन राइट्स को लेके हो गया, इसलिए ये जनरल असेंबली को अपना वर्क रिपोर्ट करते हैं। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हो गई, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे एज आपका एडिशनल मटेरियल। यूनेस्को वगैरह जो है एडिशनल मटेरियल है, हम इलेबोरेटली बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसको जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक से लेके सोशल, इकोनॉमिक रिलेटेड एंड सोशल वेलफेयर रिलेटेड जितने भी टास्क असाइन कौन करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करता है, और उनको रिपोर्ट भी किसे करना होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, नाउ देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही छोटा सा बॉक्स दे रखा है आपके इसमें। मैरीटाइम मतलब कि ओशियन से रिलेटेड कोई ट्रेड हो गया, या फिर अगर कोई वहां पे रिसोर्स मिला है तो उससे रिलेटेड जितना भी वर्क है, ओशियन से रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड हो गया, ओशियन में हमें वहां पे कोई रिसोर्स मिला है, कोई कंट्री अगर अपने जोन्स, इकोनॉमिक जोन से हटके उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहती है तो उसे वो परमिशन देनी है, नहीं देनी है, ये सारे काम हो गया मैरीटाइम में। मैरीटाइम इज लाइक ओशियन या फिर वाटर रिलेटेड। So for reasons of space, the list of organization is selective. The World Trade Organization is the only related body that has no constitutional links to the UN at all. बहुत ही मतलब नॉन विजिबल ही समझ लो या इनविजिबल ही समझ लो, ये है ना। तो ये याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ओनली इंस्टीट्यूशन है जो यूएन दैट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक्स टू द यूएन एट ऑल, बिल्कुल भी लिंक नहीं है। ठीक है, सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आप एक पर्पस लिख लीजिए, जो प्राइमरी पर्पस है, आपके बुक में मेंशन नहीं है, लिख लीजिए, लेकिन टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स। दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व कौन करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। द कोर्ट हैज हर्ड केसेस रिलेटेड टू द वॉर क्राइम्स, इलीगल स्टेट इंटरफेरेंस, एथनिक क्लिनजिंग एंड अदर इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि
कारगिल वॉर के टाइम पे, तो यहाँ पे जो मेन वर्क किया था, केस किसने सुना था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुना था। तो जितने भी वॉर रिलेटेड वॉर क्राइम्स हो गए, इलीगल स्टेट इंटरफेरेंस हो गया कि किसी स्टेट ने किसी स्टेट के बीच में इंटरफेरेंस कर दिया, उनके मतलब कि उनके कंट्री रिलेटेड कोई भी इशू में इंटरफेरेंस कर दिया, तो उससे रिलेटेड इश्यूज हो गए। एथनिक क्लिनजिंग, ठीक है, एथनिक क्लिनजिंग हो गई, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, रिलीजन ट्रांसफर करते हैं, या फिर वो, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके केसेस हैं वो कहाँ पे सुने जाते हैं? वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। सेकेंड ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन ऑल्सो कॉल्ड अपॉन by the other UN organs to provide advisory opinions। ठीक है, जितने भी आपके यूएन ऑर्गन्स हैं, अगर उनको कोई एडवाइजरी पर्पस की, उनको कोई एडवाइजरी चाहिए, ठीक है, लीगली कोई भी एडवाइस चाहिए, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बुलाया जाता है और वो एक्ट करते हैं एज एन एडवाइजरी ओपिनियंस। हाँ, द International Court of Justice can also called upon, the International Court of Justice can also called upon, मैं मेंशन कर दूंगी नोट्स में अच्छे से, ठीक है, by the other UN organs to provide advisory opinions। और अगर क्वेश्चन आ जाता है विच इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, मतलब ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच इज नॉट लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अब बताइए कोई भी डाउट्स है किसी को तो आप पूछ सकते हैं।